बड़ी संख्या में पधारे हुए लोग और जो नहीं आए उनका भी स्वागत है, क्योंकि आपके द्वारा उन तक मैसेज पहुँचे कि कुछ अच्छी चीज़ें उन्होंने मिस की। मित्रों, आपने बताया शुरुआत से कि बहुत टफ है, जैसे अच्छे काम अगर कुछ चीज़ हैं, अगर इस तरह के प्रोग्राम हैं तो लोगों का सोचना है कि हम प्रोग्रामों में क्यों जाते हैं, लेकिन उसका जो एक मेन मकसद वो होता है कि लोग सोचते हैं कि हमारा काम तो होता नहीं है, ये चीज़ नहीं होती। मित्रों, उसको आप दूसरे रूप में लेके जाइए। ये कोई काम आज नहीं होगा, एक बार में नहीं होगा, पर कभी ना कभी तो होगा। वही विचारधारा के साथ में, क्योंकि पीसीसीआई का जो मेन मकसद है लोगों तक, सभी लोग बैठे हैं बहुत ही अच्छे अच्छे पदों पे रहे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे कामों में किए हुए हैं, और वो चाहते हैं कि और लोगों तक या समाज के द्वारा के द्वारा जो फायदे हैं वो आप तक पहुँचे। क्योंकि कभी कभी होता है कि जैसे हम आप तक ये प्रोग्रामों में आए हुए हैं, हम आपको हमारे ऑफिस में समय नहीं दे पाते। उसका रीज़न है कि और भी जिम्मेदारियां होती है और भी सारे काम करने होते हैं। अभी आप राजकोट के हैं, आपने वाइब्रेंट गुजरात इतना बड़ा प्रोग्राम देखा है, लड़ानी साहब ने पीएम साहब तक को दिल्ली से बुला लिया, कोई मजाक की बात नहीं। बट ये हॉल नहीं भर पाए, ये हॉल हम यहाँ पे भर नहीं पाए, क्योंकि जो काम है मेनली क्या है, मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि परीक्षित साहब इस प्रोग्राम के पीछे बहुत टाइम से लगे हुए हैं। मेरे ख्याल से 6 महीने तो मुझे पता है कि पिछले 6 महीनों से उनकी तैयारी है। तो कोई नहीं सर, आज नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन कभी ना कभी जरूर होगा। उसी वक्तव्य को आगे बढ़ाते हुए मुझे जो जिम्मेदारी दी हुई है, मेरा नाम कुलदीप सिंह राजपूत है और मैं नेशनल SC/ST हब मिनिस्ट्री ऑफ MSME को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और जिनका मेन मकसद है कि बहुत सारी, देखिए अलग अलग सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं, बहुत सारी स्कीम, अगर हम स्कीमों का नाम लेने जाएं तो लगेगा यार ये स्कीम का भी होता है, ये भी स्कीम होता है। अभी आपने लड़ानी साहब का वक्तव्य सुना, आपको लगेगा यार हर जगह पे, हर चीज में कहीं ना कहीं पे कोई स्कीम फिट बैठती है। चाहे आप रेहड़ी वालों से लेके, जो सड़क के किनारे अगर कोई स्टॉल लगाता है, वहां से लेके कोई शोरूम तक खोलता है, वहां तक की स्कीमें हैं। इवन अब तो एक IFCI वेंचर कैपिटल फंड है, जिसमें लगभग 15 करोड़ तक का भी फंडिंग अवेलेबल है फॉर द SC/ST। तो आप 15,000 से लेके 15 करोड़ तक की फंडिंग है। बस सबसे बड़ी चीज साहब ने बताया कि क्योंकि पैसा बैंक का है, पैसा हम सबका है, पैसा आपका है, पैसा टैक्स पेयर का है। तो सभी को जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर डेस्क के इधर, उनको जिम्मेदारियां हैं। मेरे पास में पैसा है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको किस तरीके से खर्च करूँ। लोगों की सबसे बड़ी शिकायत होती है कि बैंक पैसा नहीं देती। बैंक पैसा देने के लिए बैठी हुई है, वरना उसको तनख्वाह कहाँ से मिलेगी? अगर वो ब्याज पे आपको पैसा नहीं देगा कहाँ से मिलेगा? बट वो एक ये कंफर्म करना चाहता है कि पैसा वापस आए। मैं आपसे बोलूं कि मेरे को आप 1 लाख रुपए दे दीजिए, तो आप ये बोलोगे आप कौन, पैसा वापस कैसा करोगे? अगर मेरे जानने वाले होंगे तो मैं बिल्कुल उसको देना पाऊंगा। सेम चीज है, अगर आप उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेते हैं कि ये हम करते हैं। सबसे बड़े बहुत सारे लोग आते हैं कि सर हमको बैंक पैसा नहीं दे रही, क्या क्या करना चाहते हैं? वो तो सर मैं देखता हूँ अगर बैंक पैसे के लिए हाँ कर देगी तो मैं धंधे के बारे में सोचूंगा। दिस इज रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। अगर आप बैंक वाले को ये बताओगे कि मैं ये प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं आरओ पानी के, उसका आरओ वाटर, बहुत सिंपल सा छोटा सा प्रोजेक्ट है, 1-1.5 लाख 2 लाख की मशीन आती है। आप उस प्रोजेक्ट के साथ जाओ, उसको ये बोलो कि मेरी 30 बॉटल पर डे की बिकेगी, 30 इंटू 30 रुपए, आप बोलेंगे 900 रुपए मेरा पर डे का इसके अंदर में मेरी इनकम है। 900 का आप 30 इंटू कीजिए कि साहब मेरा इतना खर्चा हो रहा है, मैं इतना पैसा मेरे पास रख के ये मैं बैंक को वापस कर दूंगा। बैंक समझ जाएगा कि आपके पास में स्टडी है, बस और कुछ। ये सिंपल सा छोटा सा हिसाब, बैंक को बस ये लगना चाहिए कि आप पैसा वापस कर देंगे, और ये बहुत सिंपल है। ऐसा मतलब ये टफ है, नो डाउट। आप बैंक में गए, बैंक के पास में आप सिंपल से बोले साहब मुझे पता नहीं, मैं देखता हूँ, लेकिन आप पैसा मुझे दे दो। कोई नहीं देगा। आप चप्पल घींच लो, रगड़ लो, कुछ भी कर लो। नातू भाई ने बोला कि 4 करोड़ रुपए 15 साल पहले मिल गया था, ऐसे थोड़ी ना मिल गया होगा। क्या उन्होंने मेहनत नहीं की होगी? आज उनको 40 क्या 100 करोड़ भी मिल जाएगा, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एनीवे, ये तो सारी चीजें हैं। यह मैं इसलिए एक्सपीरियंस के साथ बोल पा रहा हूँ कि हमने नेशनल SC/ST के थ्रू ऑल ओवर गुजरात में काफी सक्सेस स्टोरी है। और सक्सेस स्टोरी सिर्फ लोन से रिलेटेड नहीं, बहुत छोटी चीज है लोन। पैसा मिलना है, पैसा आप कहीं से भी इकट्ठा, बिजनेस करने वाला पैसा ऐसा नहीं कहीं पे उसको नहीं मिला तो कुछ नहीं करता, कहीं ना कहीं से वो अरेंजमेंट कर पाएगा। पर तो नेशनल SC/ST का जो मेन काम है वो आपको उस लेवल तक पहुंचाना, पैसे से लेके मार्केटिंग, कहाँ पे बेचना है, गवर्नमेंट के टेंडरों में पार्टिसिपेशन करवाने से लेके उनको एग्जीबिशनों में, इवन विदेशों तक भेजने तक का काम करते हैं। साथ ही ट्रेनिंग से रिलेटेड में हम
लोगों को IIM और IIT में भी ट्रेनिंग का प्रावधान हमारे पास में है, जो हमारे करंटली हम करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप में उन कामों में आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा कि हम अभी लोगों को जो यूनिटें हैं, जो प्रोडक्ट अपना बना रही है, उनको हम जो अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अमेजन, पेटीएम और इनके ऊपर थ्रू ONDC रैंप योजना के अंतर्गत हम उनमें भी उनको रजिस्टर कर रहे हैं, ताकि अगर कोई जैसे प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचता है तो उसको फ्लिपकार्ट और अमेजन के ऊपर में अगर वो रजिस्टर करता है तो उसको चार्जेस लगते हैं। पर थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ MSME की ONDC स्कीम के अंतर्गत अगर वो रजिस्ट्रेशन करता है तो उसको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता। सो एक ये भी बहुत अच्छा, जो अगर ऑनलाइन प्रोडक्ट करता है, अपना सेलिंग करता है, वो भी इसमें आते हैं। तो अलग अलग स्कीमों के द्वारा जो हमारी स्कीम्स हैं, मैं उनके साथ में आपके साथ आगे बढ़ता हूँ। मित्रों, जो SC/ST हब की जो स्थापना है, उसका मेन उद्देश्य है पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को बढ़ाना। 2012 में पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी की स्थापना की गई थी, जिसका मेन मकसद था कोई भी एंटरप्रेन्योर्स को, जितने भी बड़े प्लेयर हैं, क्योंकि हमारी जो भारत सरकार जो है, या भारत सरकार के जो CPSCs है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वो सबसे बड़े खरीदार है हमारे भारत के। लगभग 3 लाख 3.5 लाख करोड़ की खरीदी सालाना करते हैं। उसमें चाहे रेलवे हो गया, NTPC, ONGC, बहुत सारे डिपार्टमेंट, आपके स्टेट गवर्नमेंट के काफ़ी सारे डिपार्टमेंट। तो और उसमें थ्रू टेंडर के माध्यम से, क्योंकि आजकल मोबाइल के ऊपर में एक जेम प्लेटफॉर्म भी, मैं उसके बारे में बात करूंगा आपसे, उसके द्वारा आजकल के मोबाइल में आपके टेंडर की सुविधा आ गई। पहले आपको सर्च करना पड़ता था, लेकिन एक जेम प्लेटफॉर्म, सिंगल जो प्लेटफॉर्म है, उसने इजी कर दिया कि ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी टेंडर आपसे रिलेटेड, आप चाहे अचार बना रहे हो, पापड़ बना रहे हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हो, हस्तकला से रिलेटेड हो। मैं स्मॉल प्रोडक्ट इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैक्सिमम जो हमारे यहाँ पे हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो ताकि उस चीज़ को समझ सके। बाकी सर्विसेज हो, मैन पावर सप्लाई हो, हाउस कीपिंग से रिलेटेड कुछ भी, तो वो उसके अंदर में फॉल कर सके। तो वो जेम स्कीम है, और उसके अंदर रजिस्ट्रेशन से लेके इस तरीके से टेंडर को फिल करना, वो भी नेशनल SC/ST हब आपको उसमें हेल्प करता है। और जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, उसमें 25% जो रिजर्वेशन है वो MSMEs को है। MSMEs यानी कि जो 500 करोड़ तक का जिसका टर्नओवर हो, उसके अंदर की जितनी भी यूनिट है वो MSMEs के अंदर आती है। और लगभग 6 करोड़ के लगभग 6.14, आई एम नॉट रॉन्ग, तो 6 करोड़ 14 लाख के आसपास MSMEs रजिस्टर्ड हैं। सरकार के पास इसका डेटा है। सभी का जैसे आधार कार्ड होता है, हमारा जो आइडेंटिटी वो हमारे आधार कार्ड है, उसी किसी भी इंडस्ट्रीज की जो मतलब उसकी पहचान है, वो उद्यम सर्टिफिकेट है। यहाँ पे कितने लोगों के उद्यम बने, एक बार थोड़ा सा हाथ खड़ा कर बताएंगे, ताकि समझ में आए कि कितने लोग उद्यम के बारे में जानते हैं, और कितने लोग जो बिजनेस करते हैं लेकिन उद्यम नहीं है। एक बार हाथ खड़ा करें कि जिनके उद्यम नहीं है, जो बिजनेस करते हो। ओके, सो देखिए, आप लोग गिनती में नहीं है सरकार की। सो कहने का मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट की कोई स्कीम का बेनिफिट लेना है तो आपको उद्यम सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर बात करूँ तो DIC केंद्र आप जाके, वहाँ पे भी हेल्प डेस्क सर के पास में मिलेगी। आप खुद भी सेल्फ डिक्लेयर उद्यम सर्टिफिकेट, ऐसा है कोई पैसा नहीं देना, फ्री ऑफ कॉस्ट में फ्री ये कर सकते हैं। तो हर उद्यमी के पास में उद्यम सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप स्कीम लेना है तो ही, आपसे रिलेटेड जब सरकार पर जब डेटा होता है तो सरकार उस डेटा के आधार पे ही सारी स्कीमें बनाती है। सरकार पर डेटा नहीं होगा तो वो कैसे बनाए? 10,000 करोड़ का फंड हो गया, 10 लाख करोड़ का फंड हो गया, उस डेटा के बेस पे सभी के पास में उद्यम होना अनिवार्य है। सो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में जो मैंने आपको बताया कि 25% MSME से परचेज करने का अनिवार्य किया गया, जिसमें 358 आइटम रिजर्व है। अभी कल ही BHEL भोपाल ने एक टेंडर निकाला है लगभग 1 करोड़ का, जिसमें उनको नट बोल्ट चाहिए, और वो उन्होंने SC/ST MSME से ही खरीदने का आह्वान किया हुआ है। वो डिटेल उन्होंने हमें भेजी भी हुई है, जो हमारा ग्रुप है। मैं अभी मेरा WhatsApp नंबर भी शेयर करूंगा आपको आखिरी में। सो हमारे पास में वो जानकारी डायरेक्ट आती है। कोई भी अगर इसके अंदर में अपना बिजनेस करता हो नट बोल्ट या अपना फास्टनर्स में, तो वो BHEL का ओपन टेंडर है फॉर द SC/ST MSMEs ओनली, रिजर्व पूरा का पूरा, वो उसके अंदर में भी अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें से 25% MSMEs, 4% SC/ST MSMEs और 3% वुमेन एंटरप्राइज पब्लिक प्रोक्योरमेंट में ये रिजर्व किया गया। मेरा काम जो है वो 4% को फुल करने का काम, जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में मान लीजिए 3 लाख करोड़ की खरीदारी कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि मेरे पास में लगभग 12,000 करोड़ का टारगेट है, जो मैं SC/ST एंटरप्रेन्योर से भरने का जो मुझे टारगेट दिया गया है वो मैं देखता हूँ। लेकिन अभी तक जो टारगेट पूरा हुआ 3,000 करोड़ तक का हुआ, तो यानी कि अभी बहुत बहुत पीछे, और इतना गैप अभी अवेलेबल है।
3% जो वुमेन इंटरप्राइज से सर ने बताया कि 3% यहाँ पे जो वुमेन है वो काफ़ी संख्या में कम है, तो हम 3% अभी भी यहाँ पे भी 3% भी नहीं। मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई की एक यशस्विनी योजना है जिसके अंतर्गत जो 3% वुमेन इंटरप्रेन्योर्स हैं उनके बेनिफिट के लिए वो चलाई जाती है। सबसे पहले थोड़ी हमारी जो स्कीम है उसमें क्या क्या हम कवर करते हैं उसके बारे में आ जाते हैं। 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी टर्म लोन के ऊपर प्लांट और मशीनरी। 1 करोड़ का अगर आप लोन कोई लेता है प्लांट और मशीनरी के लिए, चाहे फिर वो प्लांट और मशीनरी यानी कि अगर आप जिस तरह बताया कि ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है तो आप यस उसके अंदर में टैक्सी ले सकते हैं, बोलेरो ले सकते हैं। ट्रांसपोर्ट सर्विस कर रहे हैं तो आप ट्रक ले सकते हैं। कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है तो आप हाईवा जो बड़े ट्रक आते हैं वो आप उसके अंदर ले सकते हैं। मशीनरी ले सकते हैं। फिल्टर प्लांट का मैंने बताया था, आप अगर फिल्टर प्लांट लगाना चाहें आप वो मशीन भी उसमें ले सकते हैं। अगर आपका प्लास्टिक से रिलेटेड कुछ है तो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन आ गया, सीएनसी मशीन आ गया, वीएमसी, क्योंकि फाउंड्री का हब है, राजकोट फाउंड्री का हब है, तो सीएनसी वीएमसी अगर इस टाइप की मशीन आप लेते हैं तो प्लांट और मशीनरी के ऊपर में 25% सब्सिडी मिनिस्ट्री में एमएसएमई आपको प्रोवाइड करती है। और ये फ्लैट सब्सिडी है, इसके अंदर कोई क्राइटेरिया नहीं है कि रूरल या अर्बन या विमेन और इसका कोई सब कैटेगरी कुछ नहीं है। 25% सब्सिडी इसमें अवेलेबल है। सेकंड है टेस्टिंग फीस रिम्बर्समेंट। अगर आप कोई प्रोडक्ट अपना एनेबल बीआईएस लेबोरेटरी से करवाते हैं, जैसे सर ने बताया लड़ाई साहब ने कि वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपको पैसा वहां से मिल जाता है, लेकिन उसकी हर साल टेस्टिंग करवाना, उसको कैलिब्रेशन करवाना, उसमें भी पैसा लगता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई अंडर द SC/ST हब आपको हर साल 1 लाख रुपए और अप टू 80% जो आपका बिल अमाउंट है उसका भी रिम्बर्समेंट इसमें प्रोवाइड करता है। प्रोसेसिंग फीस ऑफ बैंक लोन, अगर आप कोई SCLC से जो हमारी स्कीम है उसके अलावा कोई अगर आप जैसे स्टेट गवर्नमेंट की उसी स्कीम में लोन लेते हैं, चाहे वो मुद्रा स्कीम हो, वाजपेयी बैंकेबल स्कीम हो, कोई सी भी अगर स्कीम में लेते हैं तो उसकी जो बैंक प्रोसेसिंग फीस चार्ज करती है उसका भी 80% अप टू 1 लाख रुपीज तक का रिम्बर्समेंट इस स्कीम में अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपको टेंडर भरते हैं तो उसमें EMD देना पड़ती है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, क्योंकि अगर आपको टेंडर अवार्ड हुआ है तो आपको टेंडर के लिए सिक्योरिटी के रूप में, ताकि आप टेंडर से बैक ना कर जाएं। आपको टेंडर एक प्रोसीजर होती है, काफी टिपिकल प्रोसीजर होती है, तो अगर उसके लिए परफॉर्मेंस बैंक गारंटी बैंक से बनवाना पड़ती है, उसकी प्रोसेसिंग फीस भी SC/ST के माध्यम से आपको वापस की जाती है। हमारे अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जिसके अंदर अगर आप राजकोट में बात करें तो NTSC राजकोट NSIC ग्राउंड में जो NTSC है, नेशनल टेक्निकल सर्विसेज सेंटर, वहाँ पे हमारे डिफरेंट 52 टाइप के कोर्सेज चलते हैं। फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटी पार्लर, PLC, स्काडा, ऑटोमेशन, RO वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट। और मैं मिस्टर व्यास जी हमारे NSIC के रिटायर भी हुए हैं, सर आज यहाँ पे आए हुए भी हैं, सो सर उसके इंचार्ज भी रहे हैं, ट्रेनिंग के इंचार्ज भी रहे हैं। मेरे बुलावे पे सर आप यहाँ पे आए हुए हैं। तो टोटल 52 कोर्सेज हैं, इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड है, इसके अलावा पेट बॉटल मैन्युफैक्चरिंग, बेकरी प्लांट और टूल रूम, पूरा इस टाइप के कोर्सेज हैं। वो मिनिस्ट्री ऑफ MSME के द्वारा टोटल फंडेड है। वहाँ पे SC/ST एंटरप्रेन्योर को कोई पैसा नहीं लगता किसी भी ट्रेनिंग को प्रोग्राम पूरा करने के लिए। इसी के साथ हमारे टोटल 10 IIM, करंटली हमारे 10 IIM और उसमें भी 5 IIM पाइपलाइन में, IIM सिरमौर, IIM काशीपुर, IIM रांची, IIM रायपुर, IIM संबलपुर, IIM त्रिची, IIM मुंबई, IIM शिलोंग, IIM नागपुर, IIM बोध गया और इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट IRMA। हमारे स्पेशल प्रोग्राम चल रहे हैं फॉर द मैनेजमेंट के लिए। जो भी यूनिट एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस को स्किलिंग के लिए, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि बिजनेस स्किल्स आगे बढ़ता है अलग अलग टाइप की, तो मैनेजमेंट स्किल, ये कोर्सेज की जो फीस है ये 1 लाख से 1.25 लाख रुपीस है। अगर आप डायरेक्टली इनमें अगर एडमिशन लेते हैं, इसमें मिनिस्ट्री 1 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री डायरेक्टली इंस्टीट्यूट को पे करता है और सब्सिडी स्टाइपेंड भी देता है इंस्टीट्यूट जो यूनिट्स एंटरप्रेन्योर्स हैं और उनके वार्ड्स, यानी कि अगर हस्बैंड के नाम पे कंपनी है, या तो वो खुद या उसकी स्पाउस या उनके बच्चे, मिनिमम क्राइटेरिया डिप्लोमा और ग्रेजुएट, इसके अलावा कोई एज का कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, या तो डिप्लोमा होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, वो वहाँ पे ट्रेनिंग ले सकता है। 1 वीक का रेसिडेंशियल प्रोग्राम जिसमें IIM जम्मू भी शामिल है। आप 1 वीक का रेसिडेंशियल प्रोग्राम, इसका कोई अलग से चार्जेस नहीं है, और उसके बाद 3 महीने की जो ट्रेनिंग है वो ऑनलाइन ट्रेनिंग चलती है। तो करंटली अभी 100 के आसपास रनिंग चल रहे हैं, जो मतलब कोर्स इसके हर IIM में 60 सीट्स हमारी रिजर्व है। तो जितनी जगह पे अगर कोई इसमें ट्रेनिंग लेना चाहता है अपने स्किल को, क्योंकि इसमें फ्यूचर में IIM अहमदाबाद, IIM इंदौर, IIM उदयपुर
इनको भी शामिल करने की हमारी प्रक्रिया चालू है। बट इन आईआईएम का कहना है कि इनके खर्चे ज़्यादा है, पर स्टूडेंट या पर कोर्स में इनको 4 से 5 लाख का एक्सपेंडिचर आता है। तो हमारे नेगोशिएशन उनके साथ चालू है अभी। बट अभी ये इतने आईआईएम के अंदर में हमने किया हुआ है, क्योंकि आईआईएम अहमदाबाद का एक कोर्स 2 या 3 दिन का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसका एक्सपेंडिचर उनका 40-50 हज़ार रुपये होता है। 3 महीने का तो उनका 7 से 8 लाख का पैकेज है। तो ये काफ़ी अच्छे कोर्स है। अब ये इतना पैसा क्यों मित्रों? वहाँ पे मैंने खुद ने एक दिन, क्योंकि मैं एलिजिबल नहीं हूँ, आई एम नॉट ए एंटरप्रेन्योर, आई एम नॉट ए SC/ST पार्टिसिपेंट, तो मैं उसमें नहीं हूँ। लेकिन एक एक दिन का सेशन आई एम मुंबई में, आई एम नागपुर में, आई एम इरमा में और इन्होंने मैंने अटेंड किया हुआ है। यकीनन आंखें खोल देने का, क्योंकि आईआईएम इसलिए फेमस नहीं है, मिनिमम 40-50 लाख के पैकेजेस वहाँ पे आसानी से ऐसे ही नहीं मिलते। वो जो आइडियाज़ देते हैं, आप सभी जानते हैं आईआईएम की जो महिमा क्या है। सो उसी को देखते हुए जो भी SC/ST एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको फर्दर नॉलेज मैनेजमेंट की ट्रेनिंग के लिए ये स्पेशल कोर्सेज चलाए हुए हैं। और गुजरात में इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट यानी कि इरमा आनंद में जो है वो भी, वहाँ पे भी हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया हुआ। रूरल मैनेजमेंट का इंडिया का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, और एक दिन का विजिट उसमें अमूल प्लांट का भी विजिट का उसमें, ताकि अमूल प्लांट कैसे चलता है, दूध डेयरी है जो इससे रिलेटेड को बिजनेस करना चाहता है तो वो इस तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हिस्सा ले सकता है। फर्दर इस साल हम 15 अगस्त को टॉप 100 जो एंटरप्रेन्योर है फ्रॉम SC/ST उनको ऑल ओवर इंडिया से, जिसमें से 15 एंटरप्रेन्योर्स गुजरात से थे, प्लस उनके साथ में उनके स्पाउस के साथ में इस बार लाल किला के ऊपर में भी उनको जो 15 अगस्त का प्रोग्राम था वहाँ पे भी उनको इनवाइट किया गया था। और लाल किले उनका आने जाने का और रहने का, मतलब घर से लेके वापस घर तक छोड़ने तक का पूरा जो खर्चा है वो मिनिस्ट्री ने उठाया। और जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं जीतन राम मांझी साहब, माननीय हमारे मंत्री जी, उनके द्वारा उनको सम्मानित भी किया गया। और मेन इसका मकसद था कि मोटिवेशन, यस जो कमी थी कि SC/ST एंटरप्रेन्योर को मौका नहीं मिलता, सरकार का काफ़ी अच्छा सोच है इसके पीछे। और PCCI जैसे संगठन आपके साथ में है, तो बिल्कुल अभी साहब ने बताया कि जापान जाने के लिए 25 लोगों का गठन, ये रीजन है कि 25 लोग नहीं, 25 रिप्रेजेंटेटिव है। अगर ये 25 लोग कर सकते हैं, 5 लोग कर सकते हैं, नाथू सोसा जी कर सकते हैं, तो बाकी के लोग क्यों नहीं कर सकते? उसी मोटिवेशन उसी को देखते हुए ये इस तरीके की चीज़ें की जाती है। एग्जीबिशन सपोर्ट भी हम लोग देते हैं, 1.5 लाख रुपए तक पर एग्जीबिशन डोमेस्टिक में, साल में 4 बार मौका मिलता है, और 2 एग्जीबिशन इंटरनेशनल। इस साल मार्च में हमने 5 यूनिटों को थाईलैंड भी भेजा था, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर जो एलिजिबल थे तो वो 5 दिन का उनका जो एक्सपेंडिचर है, इसमें रहने का नहीं उठाया जाता, आने जाने का, फ्लाइट का टिकट और स्टॉल चार्जेस अगर इंटरनेशनल एग्जीबिशन है उसका सपोर्ट उसमें दिया जाता है। तो ये कुछ स्कीमें थी शॉर्ट में, क्योंकि अभी और भी बहुत सारे काफ़ी सारे वक्ता आपके सामने हैं। मैं आपके साथ हूँ अभी यहाँ पे, हम लंच तक और भी बातें करेंगे। और अगर कुछ चीज़ छूट गई हो तो अभी आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं, 898-00-98476, 898-00-98476। मित्रों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं नेशनल SC/ST हब के, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं ही मैसेज कर सकता हूँ। मैं मैसेज क्यों कर सकता हूँ? ताकि अगर कोई प्रोग्राम है, कोई जानकारी है, वो आप तक पहुँचे। कोई गुड मॉर्निंग नहीं, कोई गुड इवनिंग नहीं, कोई हैप्पी दिवाली नहीं, कुछ भी नहीं, कोई 26 जनवरी 15 अगस्त कोई मैसेज नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ जानकारी वाले मैसेज, ताकि आप लोगों को सिर्फ वही जानकारी पहुंचे जो आप तक हमारे द्वारा फिल्टर की हुई हो, हमारे द्वारा वेरीफाई की हुई हो, वही जानकारी आप तक पहुंचे। और एक और चीज, इन ग्रुप में जुड़ने का 2 शर्तें मैंडेटरी, एक आपका उद्यम होना अनिवार्य है, और दूसरा आपका कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि ये ग्रुप सिर्फ और सिर्फ SC/ST एंटरप्रेन्योर के लिए बने हुए हैं। इसके अलावा इसके अंदर में कोई भी कोई दूसरा एंटरप्रेन्योर या किसी के लिए, क्योंकि हमारा काम है SC/ST एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देने के लिए, उनको उन तक जो मैंडेट हमें दिया गया है, जो हमारे पास में जो काम दिया गया है, उन तक वो जानकारी पहुंचाने का काम है। तो आप जो भी इसमें अगर कोई लेना चाहे, आप मुझे अपना कास्ट सर्टिफिकेट और उद्यम सर्टिफिकेट दो, बिना उसके मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा, मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। रीजन है स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड थ्रू आउट, ताकि लोग इसमें अवेयर हों, उसको पढ़ें, समझें, सोचें। ये आपको जो पैम्पलेट दिए हुए हैं, प्लीज उनको फेंकेगा मत, पढ़िए, समझिए, आपके पास में सारी जानकारी है। अलग अलग सारे जो पैम्पलेट आपको दिए, बैंक से भी साहब आए हुए हैं, बोलते बैंक पे, बिल्कुल साहब बैंक आपके सामने बैठा हो, संडे को भी आया हुआ है, कौन बोलता बैंक खुला नहीं होता, संडे को भी आज बैंक खुला हुआ है। तो
तो थैंक यू वेरी मच, और आपने मुझे इतना पेशेंस के साथ सुना, और हम अभी आपके साथ में हैं, हम क्वेश्चन आंसर भी आप लेंगे। और सर थैंक यू वेरी मच, आपने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ आयोजित किया। सोसा साहब, राठौड़ साहब जो काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं, और सोसा साहब की टीम, धन्यवाद। धन्यवाद રાજપૂત સાહેબનો તાળીઓથી ગણગાટથી આપણે એનું સન્માન કરીએ। बहुत अच्छी माहिती। देखो हर जगह पे है, मतलब 15,000 से लेकर 15 करोड़ तक की बात हो सकती है। फोल्डर के अंदर फॉर्म दिया हुआ है, आप उसमें वो फॉर्म भी भर सकते हैं, और समता सामाजिक दायित्व का भी फॉर्म है। और होम बैठे ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड, उसका मेरा बेटा है, वो उसका फाउंडर और चेयरमैन है। इसके अंदर मैंने हम लोग बोलते हैं ना कि भाई मेरे पास स्किल है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास कुछ धंधा नहीं है, तो इसके अंदर मैं धंधा देने भी आया हूँ और धंधा देने भी आया और धंधा लेने भी आया हूँ, समझो मित्रों। इसके अंदर होम बैठे में हुक्का करके है, बराबर है, उसको आप जरा ध्यान से पढ़िए। अभी किसी के पास उसके अंदर जो आदमी काम कर सकता है ने, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 10,000 से 1.5 लाख तक या उससे भी ज्यादा आदमी कमा सकता है। लेकिन उसके पास डेडिकेशन के साथ, आप मान लो कि बैंक में नौकरी है तो 10 बजे पहुंचना है, 6 बजे तक रुकना है, फिर मैनेजर को सलाम करके जाना है, मतलब 8 घंटा काम करना है। इसके अंदर आप 6 घंटा भी काम करेंगे ने, तो 15, 20, 25 हजार से आगे आराम से आप उसके अंदर कमा सकते हैं। दूसरा कि अपना कोई प्रोडक्ट है, कल दिनेश भाई ने बोला था कि अपने यहाँ के कोई अच्छे अंतर ने અમે તો અંતર બોલીએ, પણ હવે સેન્ટ આપણે એને કહીએ, સેન્ટ સ્પ્રે આપણા સમયના લોકો બનાવે છે। તો આવા લોકો ઓનલાઈન થાવ। અમારી સેલર પેનલ છે હોમબેટી ઈ કોમર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, તમને મિત્રો મોટામાં મોટો ધંધો આપવા આવ્યું છે, સમજી લેજો। અમે એવું નથી કરી કે વાતો કરીને જતા રહેવાવાળા માણસો અહીંયા નથી, અમે લેવા આવ્યા છીએ, તમને કંઈક આપવા આવ્યા છીએ। હવે તમારે શું લેવું તમારે નક્કી કરવાનું મિત્રો। એટલે એ પણ આપ જરાક શાંતિથી એની અંદર વિચારજો। એની અંદર અમારી ટીમ પણ આવી છે, ભાઈ મિહિરભાઈ ઉભા થાવ, અમારા કોઓર્ડિનેટર છે ભાઈ મિહિરભાઈ મીના, એ અમારી કંપની અંદર છે। અમારા બીજા અમારી સાથે ભાઈ કરણભાઈ કરીને આવ્યા છે। એટલે મિત્રો અમે ધંધો દેવા પણ આવ્યા છીએ, એટલું તમે યાદ રાખજો। એટલે તમારે જો કઈ એમ કે અમારો છોકરો બહુ હોશિયાર છે પણ એની પાસે કઈ કામ નથી, તો અમે કામ આપશું। અમારી પાસે પ્રોડક્ટ છે, અમારી વેચાતી નથી, તો અમે તમને ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ આપશું। તમે એમ કહેશો કે અમારી પાસે એટલી છે કે આપણી વીજળી અંદર આપણા સમાજ કચ્છની અંદર કેટલું એની પાસે કલા છે મિત્રો। વીજળી યસ ભુજુડી કેટલું આપણી પાસે કલા છે મિત્રો। આ તમને હું કહું ને, બધાય તમે એક વખત બધાય આટો મારી આવજો, એટલે તમને ખબર પડશે કે આપણે શું છીએ મિત્રો। વિશેષ ન કહેતા અહીંયા બેંકના ઘનશ્યામ કુમાર જનરલ મેનેજર इंडियन बैंक ना आया छे, હું એમને નમ્ર વિનંતી કરું કે આપ આપનો સેશન લો ને અમારા સમાજની જે દ્વિધા છે એને તમે આજે એનું આવરણ ઉતારશો। आप उसके अंदर जो द्विधा है, द्विधा के अंदर वो आप ऐसे सपोर्ट करने की जो उसके अंदर द्विधा है मित्रों। दूसरा भी याद रखो, આપણે યાદ રાખવું પડશે કે આપણે આપણા કાગળ બનાવીને જશું તો કોઈ નહીં આપે લાડાણી સાહેબ, નહીં આપે SC ST अपना રાજપૂત સાહેબ, કે નહીં આપે ઘનશ્યામ કુમાર। ક્यों નાથુ ભાઈ, and good morning to all. First of all, I would like to congratulate PCCI जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पर आने के लिए और आपसे रूबरू होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद PCCI के सभी मेंबरों का, अध्यक्ष का, प्रेसिडेंट का, चेयरमैन का, सभी का। एंड डाइस पर बैठे हुए सभी एमिनेंट गेस्ट, दूर दूर जगह से आए हुए SC ST एंटरप्रेन्योर,
aspiring businessmen, ladies and gentlemen, once again good morning to all. यहाँ पर MSME की बात हो रही है और MSME में SC/ST की योगदान की बात हो रही है। जब भी हम MSME की बात करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि MSME का इंडियन GDP में 30% का योगदान है, और जिस सेक्टर का 30% का योगदान हो पूरे इंडियन GDP में, उसका आप इकोनॉमी समझ सकते हैं कितना वास्ट होगा। MSME का एम्बिट इतना बड़ा है, अगर आप घर से बाहर निकलें तो अभी जो भी चीज़ आपको दिखता हो, चाहे वो साइकिल का दुकान हो, चाहे वो किराना का स्टोर हो, चाहे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हब हो, चाहे कोई भी सिलाई हो, बुनाई हो, कढ़ाई हो, कुछ भी कर रहा है आदमी, दैट कम्स अंडर द MSME सेक्टर। और इसी कारण से MSME सेक्टर पर गवर्नमेंट का भी इतना जोर है, क्योंकि ये इतनी इकोनॉमी प्रोवाइड कर रहा है हमारे को, हमारे लोगों को जॉब प्रोवाइड कर रहा है, जिसके कारण ये इतना महत्वपूर्ण है। PCCI का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। 2 दिन पहले ही राठौर साहब मेरे पास आए थे और उन्होंने बताया कि इस तरह का हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो मुझे ये लगा कि ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं जाऊं वहाँ पर और आप लोग से रूबरू हूँ। बैंकिंग के बारे में मैं बताऊं, इंडियन इकोनॉमी जो चल रही है अभी, चाहे वो रोड पे गाड़ी चल रही हो, चाहे वो मकान बन रहा हो, चाहे वो कोई बिजनेस खराब हो रहा हो, चाहे वो आदमी मोबाइल खरीद रहा हो, चाहे वो मोबाइल पे लोन ले रहा हो, इंडियन इकोनॉमी जो चल रही है ना, वो बैंकिंग इंडस्ट्री की रीढ़ पे चल रही है। हर कुछ में आज जो है वो बैंकिंग इंडस्ट्री का योगदान है। लेकिन मैं बताऊं, तब भी जो है मैक्सिमम लोगों का शिकायत रहता है कि बैंक हमको हेल्प नहीं कर रहा है। मैक्सिमम लोगों का शिकायत रहता है ये बैंक हमको हेल्प नहीं कर रहा है, बैंक को जिस तरीके से काम करना चाहिए नहीं कर रहा है। लेकिन मैं बताऊं आपको कि बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहा है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक हो। ये गवर्नमेंट के तरफ से इतने इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में। बैंकिंग जो कि पहले आप बैंक के पास जाते थे, आपने गौर किया होगा ये बात, बैंक अब आपके पास जाता है। इतना ड्रास्टिक चेंज आ चुका है बैंक में, और बैंक के कार्यकलाप में, उनके काम करने की क्षमता में बहुत तेज़ी से चेंज आ रहा है। और समय के साथ देखिएगा, अभी बैंक का मैक्सिमम काम अब जो है डिजिटलाइजेशन हो रहा है, डिजिटल मोड पे हम लोग जा रहे हैं, और थोड़े दिन में आते आते ये AI के साथ लिंक हो जाएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बैंक का साइज आपने देखा होगा, पहले बहुत बड़ा रहता था, बैंक में स्टाफ जो है बहुत रहते थे, एक ब्रांच में आप देखते होंगे 30 से 40 स्टाफ रहते थे। अभी बैंक का साइज सिकुड़ गया है, वहाँ की स्टाफ भी सिकुड़ गई हैं। अब आप देखते होंगे किसी ब्रांच में जाते होंगे तो आपको मैक्सिमम 10 से 15 आदमी मिलता होगा। उसका रीज़न है कि बैंक जो है पूरी तरह से धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन हो रहा है, और भारत भी जब डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है तो साथ ही साथ बैंक भी बढ़ेगा इसमें। अब मैं बताऊं MSME में आपका योगदान, इंडिया जिस तरह से ग्रो कर रहा है, आप जानते होंगे इंडिया अभी पूरे विश्व में सबसे तेजी से विकास करने वाला देश है। सबसे तेजी से इंडिया का विकास दर 7 से 8% के बीच रह रहा है, जो कि वर्ल्ड में किसी भी कंट्री का नहीं है। और उसमें MSME का योगदान जब 30% हो, तो आप सोच सकते हैं अगर इस समय में कोई आदमी बोले कि हम बिजनेस नहीं कर सकते हैं और बिजनेस का इन्वायरमेंट नहीं है, या बैंक हमको योगदान नहीं दे रहा है, तो ये बहुत ही गलत होगा। अभी सबसे अच्छा वक्त है कि हम भारत में अगर हम बिजनेस करें तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकता है विकास करने में। जिस तरीके से अभी बैंक इंडियन इकोनॉमी का जो सिचुएशन है, जो इन्वायरमेंट है, हर तरफ से पॉजिटिव इन्वायरमेंट है। इस पॉजिटिव इन्वायरमेंट को मैं आप लोग से अर्ज करूंगा कि इस पॉजिटिव इन्वायरमेंट का उपयोग कीजिए, और आप सभी लोग जो भी या तो एंटरप्रेन्योर हैं या जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हैं, इसका उपयोग कीजिए और आप बहुत तेजी से विकास करेंगे। इसमें कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है।
जब MSME जिस तरीके से ग्रो कर रहा है और जैसा आप कर रहे हैं, मैं इंडियन बैंक के बारे में बताऊं, इंडियन बैंक अभी इंडिया का 7वां लार्जेस्ट बैंक है। हमारी बैंक की बिजनेस जो है 13.5 लाख करोड़ रुपए की है। हमारी टोटल 6000 की हमारी ब्रांचेज हैं, और अगर हम टचिंग पॉइंट देखें तो वो करीब 15,000 है, जिसमें ATM आते हैं, BC पॉइंट आते हैं। हमारा बैंक जो है गवर्नमेंट की जितने भी तरह की योजनाएं आते हैं, अभी हमारे जो आए थे MSME हब के आए थे, उन्होंने बहुत स्कीम के बारे में बताया। जो हमारे इंडस्ट्री सेंटर से आए हुए हैं GM साहब, उन्होंने बहुत स्कीम के बारे में बताया, जिसमें कि SC/ST इंटरप्रेन्योर के लिए खास करके बहुत ही ज़्यादा छूट है। चाहे वो मार्जिन अमाउंट का बात हो, नॉर्मली होता है, बहुत सारे स्कीम हैं जिसमें मार्जिन मनी 5% तक का योगदान होता है आप लोग की तरफ से। नॉर्मली वो अगर जनरल कैंडिडेट में जाएं तो 15 से 20% का योगदान होता है। तो इस तरह के जितने भी स्कीम हैं, वो सारे स्कीम में बैंक आपका पूरी तरह से योगदान करेगा। लेकिन मैं बताऊं एक बात जो इन्होंने बताया था कि बैंक लोन तभी देता है जब उसको लगे कि ये आदमी लोन चुकाने के लायक है, और इसके लिए नाथू साहब ने बहुत ही अच्छा जिक्र किया था CIC का, सिबिल स्कोर का। मैं बताना चाहूँगा आपको कि सिबिल स्कोर अभी भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लोग जब पहले जाते थे, कहीं नौकरी करते थे ना, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता था हम लोग से। किसी भी आप जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाइए, हम लोग DM के पास जाते थे, तालुकदार के पास जाते थे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए। इंडिया में अभी अगर हम फाइनेंशियल कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात करें ना, तो वो CIC स्कोर आ चुका है, वो सिबिल स्कोर आ चुका है। अगर आप किसी बैंक के पास जाते हैं तो सबसे पहला काम होता है उसका कि सिबिल स्कोर इसका चेक करो, और सिबिल स्कोर अगर अच्छा है ना तो आपको समझेगा कि ये फाइनेंशियल साउंड आदमी है, फाइनेंशियली इसका कैरेक्टर बहुत ही अच्छा है, एक्सेलेंट है। इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि CIC स्कोर तभी आपका डेवलप होता है जब आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लोन लेते हैं। पहले क्या होता था, जो आदमी लोन नहीं लेता था उसको माना जाता था यार ये तो बहुत अच्छा आदमी है, इसने कहीं से लोन नहीं लिया है। लेकिन आज उल्टा हो गया है, जब तक आप कहीं से लोन नहीं लेंगे और उस लोन को सही से चुकाएंगे नहीं, आपका सिबिल स्कोर डेवलप नहीं होगा। और आप जब बैंक के पास जाएंगे ना, बैंक आपका चेक करेगा सिबिल स्कोर, तो बोलेगा सर आपका तो कोई हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री नहीं है मतलब यू आर नॉट ए टेस्टेड मैन, आप टेस्टेड नहीं है, आपके ऊपर कैसे मैं विश्वास करूं। इसीलिए मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप जाए ना तो छोटा से छोटा लोन ले, उसका रिपेमेंट करें अपने टाइमली, और जैसे ही आप रिपेमेंट टाइमली करेंगे ना वो CIC स्कोर डेवलप होगा। चाहे अगर नहीं होता है तो आप बैंक में जाके, अगर आपके पास FD है ना, FD के अगेंस्ट लोन ले लीजिए, FD के अगेंस्ट लोन ले लीजिए। आप देखिएगा 2 महीने के अंदर में ना आपका सिबिल स्कोर एकदम वेरी गुड आ जाएगा, एक्सेलेंट आ जाएगा। और तब आप कहीं जाते हैं ना तो सिबिल स्कोर निकालते ही बैंक मैनेजर बोलेगा अरे सर आइए सर बैठिए सर, आपको कैसे नहीं लोन देंगे सर, आपका तो सिबिल स्कोर इतना अच्छा है। इसीलिए आप अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट को अच्छा बनाइए और वो आपके सिबिल से होगा, और सिबिल जैसे ही अच्छा होगा तो कोई बैंक नहीं रोकेगा। मैं बता रहा हूँ बैंक के ऊपर खुद भी टारगेट होते हैं, जो आप अभी SC/ST से बताए, जो OBC का बताए, हर सेक्टर का हमारे पास टारगेट रहता है कि आपको साल में इतने आदमी, इतने SC/ST इंडिपेंडेंट को लोन देना है। तो जब हमारे पास टारगेट है तो हम भी जाएंगे आपको लोन देने के लिए। लेकिन फिर वही है कि आप अगर अच्छे हैं तो बैंक आपके साथ है। हमारे बैंक का एक टैगलाइन है, हर कदम आपके साथ। आप अगर 1 कदम चलेंगे, बैंक आपके साथ 4 कदम चलने के लिए तैयार है। बैंक कभी पीछे नहीं हटता है। पहले आप जाते थे बैंक के पास, अब बैंक आपके पास आता है, ये अंतर आ चुका है। तो इंडियन इकोनॉमी में, बैंकिंग सिस्टम में कोई कमी नहीं है। केवल कमी क्या है, आपको जागरूक होने का, आपको आगे बढ़ने का। आप 1 कदम लीजिए, बैंक आपके साथ 4 कदम लेने के लिए तैयार है। हमारे जितने भी स्कीम हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कीम है, जितने भी राज्य सरकार के स्कीम है, बहुत सारे राज्य सरकार भी SC एक्ट के लिए बहुत सारे स्कीम निकालते हैं जिसमें कि बेनिफिट होता है। किसी में कैपिटल सब्सिडी का बेनिफिट होता है, किसी में इंटरेस्ट सब्सिडी का बेनिफिट होता है। सारे बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं, और आप केवल आइए और बैंक के साथ जुड़िए और आप काम करके दिखाइए। बैंक आपके साथ है, बैंक कभी पीछे नहीं हटने वाला है। मैं एक बार फिर से PCCI के सभी मेंबरों का, सभी अध्यक्ष का, और जितने भी यहाँ आए हुए हैं,
आप लोग का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। आप लोग दूर दूर से आए और यहाँ सुने, आपने अपना कीमती समय दिया इसके लिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके जहन में है कि हम इस अपॉर्चुनिटी का उपयोग करें और इसको लेके हम आगे बढ़ें, जिंदगी में आगे बढ़ें। एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, नौकरी कोई भी आदमी करता है ना, चाहे वो IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे वो सेक्रेटरी हो, चाहे जॉइंट सेक्रेटरी हो, नौकरी जो करता है वो हमेशा नौकर होता है। लेकिन जो आदमी उद्यम करता है, अपना बिजनेस करता है, चाहे वो पान का दुकान हो, चाहे किराना स्टोर हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, वो हमेशा मालिक रहता है। इस बात को समझना पड़ेगा आपको। मालिक बनिए, नौकर बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम कुमार सिंह। हमारे समाज को यही तो आवश्यकता है कि मालिक का शब्द जो है ना बड़ा है, उसके साथ अनुसार ही हम लोग चले तो हमारी प्रगति निश्चित रूप से होगी। આપણે જે જગ્યાએ બેઠા છીએ એ રાજકોટ, અને રાજકોટ એટલે એન્જિનિયરિંગનું હબ। અહીંયા પેલી કહેવાય ને કે કોઈ પણ વસ્તુ લાવો એની ડુપ્લિકેટ બનાવવું હોય તો આપણા આ ભાવનગર રાજકોટ, અને રાજકોટ ભાવનગર નહીં, એની તાકાત છે મિત્રો। તો આવા ક્ષેત્રની અંદર પણ આપ આગળ વધો અને જે રાજકોટની તાસીર છે, હબ છે એન્જિનિયરિંગ, એની અંદર પણ આપ જાઓ। અહીંયા જે ઘનશ્યામ કુમારજીએ, પછી રાજપૂત સાહેબે અને લાટાણી સાહેબે કીધું, આપ ઉદ્યમી બનો, ઉદ્યોગકાર બનો, એના માટે PCCI તમારી સાથે છે। કાંઈ પણ કોઈ પણ જગ્યાએ તમને ક્યાંય પણ જરૂરિયાત ઊભી થાય, જहाँ कम वहाँ हम, એવી આ પ્રદેશની અને નેશનલ ટીમ આપની સાથે જોડાયેલી રહેશે અને આપણે કામ કરવાનું રહેશે। મિત્રો, મેં આજથી 10 વર્ષ કે એના કરતા અગાઉ મારું પુસ્તક છે રાષ્ટ્ર નિર્માણના શિલ્પી ડોક્ટર ભીમરાવ આંબેડકર 2013 માં પ્રકાશિત કર્યું હતું। એની અંદર મેં લખ્યું હતું કે ડિજિટલ યુગ છે ને એ આપણો છે। કદાચ તમને કહેતા તો વધારે લાગશે, પણ મેં આ લગભગ 15 વર્ષ પહેલા આ વિષયને મૂક્યો તો 13 વર્ષ, આજે 14મું વર્ષ છે। ડિજિટલ યુગ કોનો છે મિત્રો? किसका? हमारा, हम कौन? SC/ST समाज का है मित्रों। આજે તમને એક નાની એવી વાત યુપીમાં બની હોય કે કાશ્મીરમાં બની, તમને વિધિન એ સેકન્ડ મિત્રો, તમે સૌરાષ્ટ્રની વાત હોય તો એ વિશ્વની અંદર એક સેકન્ડમાં પહોંચાડી દે। અને હવે તો શું કહેવાય, ત્યાં ધનાધન ઓલો જીઓ ચાલે છે એટલે મફત એને તમને થોડા દિવસ આપી, પછી તમને એના યાદી બનાવી દીધા, અને હવે એમાંથી કોઈ બહાર નીકળતા। એટલે મિત્રો, એનો સદુપયોગ કરો અને આપ આગળ વધો તેવી હું આપ સૌને વિનંતી કરું છું। ભાઈ વિશ્રામભાઈ આવ્યા છે, વિશ્રામભાઈ સાગઠિયા સાહેબ, આપ સ્ટેજ ઉપર આવો અને આ સમાજ આપણા જેવા, આપ જેવા યોદ્ધાઓની હંમેશા રાહ જોતા હોય છે। આપ પણ સમાજને આગળ વધારવા માટે શક્તિ પહેરો। અને ભાઈ પરીક્ષિત સાહેબ રાઠોડને વિનંતી કરું છું કે ભાઈ શ્રી વિશ્રામભાઈનું સ્વાગત કરે। કેસટી આગળ કિશોરભાઈ સાગઠિયા અમારા બુદ્ધગયા ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી મસાન સાહેબનું સન્માન કરે। આગળ જશે મસાન ભાઈ આવી જાઓ ભાઈ વોર્ડમાં સ્કૂલનું ઓપનિંગ હોય મુકાય એટલે ભાઈ અમે એટલે તમારી વાત જ કરીએ છીએ ભાઈ, તમે બોલવાની જરૂર નથી ભાઈ, તમારા વખાણ જ કરીએ, તમને તમારે ક્યાંય નથી ક્યાંય હા મિત્રો એમાં આ સાહેબ જજો આ બાજુ લે, બાજુ હતી કે ડિજિટલ યુગ મિત્રો આપણો છે। આ હું બહુ વાસ્તવિકતા બોલું છું। તમે શક્તિશાળી છો, તમે એનો સદુપયોગ કરશો ને તો અત્યારે તમે ધારો એ પરિણામ તમારા જીવનની અંદર તમે મિત્રો લાવી શકશો। અહીંયા PCCI ના દિલ્હીના પ્રેસિડેન્ટ મારા મિત્ર MP સિંહ સાહેબ છે, હું એમને વિનંતી કરીશ કે આપના અનુભવ અને PCCI ના વર્ક માટે આપ આપના ઉદ્બોધન કરીએ। શ્રી MP સિંહ સાહેબ। मैं बता दूं PCCI का बैंक भी इंडियन बैंक है। Everybody, I am MP Singh
दिल्ली से। एक्चुअली अभी जो बात हो रही है उसमें सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे गवई साहब आज नहीं आए हैं और उनकी जगह जो है सुंदरपाल साहब ने ली। सो चेयरमैन सुंदरपाल साहब, सोसा साहब, टीम जो दिल्ली से आई हुई है, रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज प्रेजेंट ऑन द डाइस, और वैल्यूएबल ऑडियंस, जो क्वालिटी की ऑडियंस है, रियली आई अप्रिशिएट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। जो इसका पीसीसीआई का बेसिकली जो मेन पर्पस है वो पर्पस है सिंपली एक, दैट माइंड सेट कैसे चेंज किया जाए। हमारे अपनी कम्युनिटी, जिसको हम मार्जिनलाइज सोसाइटी भी बोलते हैं, बट जब मार्जिनलाइज सोसाइटी की बात करते हैं तो नॉर्मली वी फोकस ऑन SC/ST। ऑफ कोर्स उसके अलावा भी हैं, बट फॉर द गुड टर्म, फॉर अप्रोचिंग टू द गवर्नमेंट, अप्रोचिंग टू अदर प्लेसेस, आई थिंक लेट्स टॉक द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। इसको एंटरप्रेन्योरशिप माइंड कैसे बनाया जाए अपनी कम्युनिटी का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। सो इसको प्रेजेंट करने के लिए मैं सबसे पहले एक अपनी स्टोरी भी बताऊंगा छोटी सी। और नॉर्मली हम लोग स्टोरी किस लिए सुनते हैं कि लोग इंस्पायर भी होते हैं थोड़ा सा उनसे, और वही उसी से माइंडसेट चेंज होता है। माइंडसेट चेंज होने के बाद देन हम लोग थोड़ा अपना एक्ट करने लगते हैं। सो मैं बेसिकली 1988 बैच सिविल सर्वेंट हूँ, और मैंने भारत सरकार में उद्योग मंत्रालय में, कॉमर्स मंत्रालय में और फर्टिलाइजर मंत्रालय में करीब 10 साल काम करने के बाद फिर मैं जापान सरकार में चला गया। और जापान सरकार में मेरे को पहले गवर्नमेंट ने रखा, एक ओवरसीज इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन फंड होता था। उसके बाद मुझे जापान बैंक में रखा गया करीब 10 साल, और उसके बाद फिर जायका, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी, उसमें रखा गया। मैं 28 साल सर्विस करने के बाद जापान गवर्नमेंट से मार्च 2023 में रिटायर हो गया। इस दौरान मैंने एक जर्नी तय की, और इस चीज़ को लेकर के मैंने एक लेक्चर भी दिया था कि हाउ ए विलेज बॉय, मैं बेसिकली बहुत ही रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, सो कैसे एक विलेज बॉय, हाउ ही बिकेम द इंटरनेशनल फिगर। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि हमारे कम्युनिटी के लोग थोड़ा और इंस्पायर हों। मुझे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि मुझे संयुक्त राष्ट्र संघ ने इंफ्रास्ट्रक्चर में लीडरशिप अवार्ड से भी नवाजा गया है। मुझे भारत सरकार के जैसे बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने स्पेशल अवार्ड मेरे को दिया गया है। इसी तरीके से बहुत से अवार्ड हैं। सो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि यदि आप में इच्छा शक्ति है तो आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। मैं 28 साल क्योंकि जापान गवर्नमेंट में रहा, तो वहाँ से मेरी 2-3 हैबिट्स हैं जो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं। नंबर 1, बहुत कम से कम बोलना, और नंबर 2, पंक्चुअलिटी। जब तक हम कोई काम नहीं करेंगे, जब तक हम पंक्चुअल नहीं होंगे, तब तक वो काम अच्छी तरह से सफल नहीं हो सकता। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। जो इसको लेकर के जब मैं वहाँ पे था, तो जो मेरे हाथ से जो फंड्स थे, करीब 60,000 करोड़ हर साल डिसबर्सल होता था फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जिसमें कि 1997 से दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, और उस प्रोजेक्ट का इतना अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हुआ कि साहब आज की डेट में दिल्ली मेट्रो जननी बन गया है। सारे मेट्रो प्रोजेक्ट्स इन द कंट्री, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, अहमदाबाद ऑल्सो। अहमदाबाद में आप लोगों की नॉलेज के लिए बताऊं कि जब इनॉग्रेशन हुआ था तो मोदी साहब ने पर्सनली मेरे को थैंक्स किया, और वो इसलिए किया कि जो प्रोजेक्ट करीब 3 साल में होना था वो करीब 22 महीने में हुआ। सो इसके पीछे बस वही थे कि इनिशिएटिव्स हमें लेने हैं। इनिशिएटिव्स यदि नहीं लेंगे तो हम वहीं की वहीं बने रहेंगे। कल एक बहुत इम्पोर्टेंट बात चल रही थी कि हमें
डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज में नेता होते हैं वो इकट्ठे नहीं होते जो है। ये भी बात चल रही थी कि जी सरकार हमारी मदद नहीं करती है, सरकार हमारी सुनती नहीं है, हमें बाईपास कर दिया जाता है हमारी पॉलिसीज को। हमारी जो एक सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो एक हकमारी हर लेवल पर टॉप से लेकर के बॉटम तक है आज की डेट में आपकी कम्युनिटी को सप्रेस करने के लिए। और इससे बाहर कैसे निकलना है, इससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है और वो है कि हम ऑर्गेनाइजेशंस बनाएं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। एक इंडिविजुअल चिल्लाएगा उसकी कोई भी बात नहीं सुनेगा, बट यदि उसी को एक ऑर्गेनाइजेशन चिल्लाएगी, कई ऑर्गेनाइजेशन मिलकर चिल्लाएंगी तो उसकी सुनवाई होती है क्योंकि जवाबदेही उनकी भी है। अभी हम वही बात कर रहे थे कि हम आत्मनिर्भर भारत में एक टेम्पलेट भी देख रहा था। आत्मनिर्भर भारत बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है और जबरदस्त कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट में बट हम आत्मनिर्भर बने तो बने कैसे? वो ऐसे ही बना जाएगा कि सबसे पहले हमने अपना माइंडसेट चेंज करना है। अभी मेरे से पहले जो सज्जन बोल रहे थे वो बोल रहे थे कि हम कोई भी सर्विस में हो, स्टार्टिंग IAS IPS जो भी सर्विसेज हो, अगेन हम सर्वेंट ही रहते हैं। बट जिस दिन एंटरप्रेन्योर बन गए, उससे एंटरप्रेन्योर बनने से बाकी के फायदे जो हों आपके पास पैसा, आपके पास नेटवर्किंग, आपके पास काम कराने का तरीका, ये सारे के सारे गुण आ जाते हैं। और आज की डेट में आप मानते हैं इस चीज़ को कि जिसके पास पैसा है वही गुरु है। वो ना कोई शेड्यूल कास्ट है, ना जो है नीची जात का है, ना ऊंची जात का है, कुछ भी नहीं है। आपके पास पैसा है तो सारे के सारे हायर कास्ट वाले भी आकर के आपके चरण स्पर्श करेंगे। इसी को चेंज करने के लिए हमारा PCCI, आई एम थैंकफुल टू जितेंद्र कुमार साहब और हमारे सुंदरपाल साहब, जिन्होंने कहा कि सिंह साहब आपने इतनी सेवा भारतवर्ष की करी और वो भी सेवा करी कि पैसा किसी और से लिया, पैसा लिया आपने जापान गवर्नमेंट से, सेवा करी आपने अपने देश की। इसी कंसेप्ट को लेकर के क्यों ना हम पे बैक टू द सोसाइटी करते हुए कुछ समाज के लिए काम करें। और उसी चीज़ को लेकर के PCCI की स्थापना हुई और उस स्थापना में डिफरेंट गोल्स हैं। और गोल्स बेसिकली सबसे बड़ा गोल वही है कि माइंडसेट चेंज करना है। माइंडसेट तभी चेंज होगा जब इस तरीके से इस तरीके के जो आज हमारा ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, यही कॉन्फ्रेंस होंगी और उन कॉन्फ्रेंस से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और मैं महिलाओं को भी देख रहा हूँ, काफ़ी महिलाएं यहाँ पे आई हुई हैं। दैट शोज द सीरियसनेस कि हमारा कम्युनिटी कितना सीरियस है, जिसको लेकर के हमें आगे बढ़ना है। और ये महिलाएं इस चीज़ पे उतर आए कि भाई हमें कुछ काम करना है, तो वो पुरुषों को भी कंपेल कर देती हैं। क्योंकि मेरे पीछे मुझे आगे बढ़ाने में मेरा गाइडिंग फोर्स जो सक्सेसफुल जिसने बनाया वो मेरी धर्म पत्नी है जो यहाँ पे बैठी है। और उसके अलावा एक चीज़ और कि जब मैं वहाँ सरकार में रहा तो मेरे सारे के करीब सारे स्टेट्स में मेरे 300 प्रोजेक्ट्स जो है बेसिकली इम्प्लीमेंट हुए हैं। और जब मैं प्रोजेक्ट की बात करता हूँ तो ये कोई हल्का फुल्का प्रोजेक्ट नहीं है। 2000-3000 करोड़ से सारे के सारे ज़्यादा हैं, इंक्लूडिंग आपका अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो कि 96.8 थाउजेंड करोड़ का प्रोजेक्ट था। तो इन प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए सर्टेनली कुछ ना कुछ टेक्निक्स, कुछ ना कुछ जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, उसी को हम जो है कोशिश करेंगे कि PCCI में भी जो भी भारत सरकार के डिफरेंट आपको पता होगा कि भारत सरकार में भी करीब 70 के करीब मोर देन 70 मिनिस्ट्रीज हैं। और उन मिनिस्ट्रीज में ज़्यादातर मिनिस्ट्रीज में इस मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लिए, इस SC ST कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ स्कीम्स हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को उन चीज़ों का ज्ञान नहीं है और उन लोगों ने भी ठान रखी है कि इनकी अज्ञानता का इसको धीरे धीरे करके कैसे ख़त्म करना है। सो ज़्यादातर आप देखेंगे कि बजट बनता है बट वो बजट जो है लैप्स हो जाता है क्योंकि हमारे लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते जो है। तो उन मिनिस्ट्रीज से कोऑर्डिनेट करने का काम,
डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स में क्या क्या वो हैं, और यदि कहीं पे लैप्स है तो उसको जवाबदेही का काम ये जो है पीसीसीआई करने की कोशिश कर रहा है। सिमिलरली स्टेट्स में, स्टेट गवर्नमेंट में भी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ से नई नई पॉलिसी बनती हैं। आपकी गुजरात की एक सेमीकंडक्टर्स मिशन पॉलिसी है, मुझे आपको शायद आइडिया होगा, जिसमें कि करीब करीब 60-70% के करीब जो है सब्सिडीज हैं। यदि हमारे लोगों को ज्ञान नहीं है तो उन फैसिलिटीज को अवेल नहीं कर सकते। सो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की स्कीम्स हैं, तो वो स्टेट लेवल पे हो गई, उसके बाद जोनल लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। सो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हमारे जो कई एक हमारे पदाधिकारीगण थे, उन्होंने काफ़ी स्कीम बताई। सो जो पीसीसीआई है वो यही करेगी कि क्या स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स में मेन स्ट्रीमिंग अपने लोगों की कैसे की जाए, बेसिकली दैट विल बी इंश्योर्ड बाय द पीसीसीआई। पीसीसीआई में एक नेशनल लेवल की बॉडी है, जिसके हमारे गवई साहब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन आप हैं, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टर्स हैं। उसके बाद नेशनल लेवल के बाद में स्टेट लेवल की पीसीसीआई भी है, स्टेट लेवल के बाद फिर जोनल लेवल की है, और जोनल के बाद उसके बाद में जो है फिर अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल की है। सो इन सब चीज़ों को बेसिकली पीसीसीआई इज गोइंग टू टेक अप। और इसके अलावा कोई भी अपनी कम्युनिटी की कोई भी वो चीज़ होगी, कोई भी सफरिंग होगी, कोई भी होगा, उसको लेकर के पीसीसीआई आप लोगों के साथ खड़ी है और आपके लोगों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। With these words, I would like to say thank you very much. So thank you very much and Jai Saurashtra.